नमस्कार, मास्क उतारो जी में आप सबका स्वागत है। आज हम बातचीत करेंगे अंडरवर्ल्ड की। जी हाँ, धुरंधर मूवी आपने देखी है, सब कहते हैं प्रोपेगेंडा है। सच्ची में प्रोपेगेंडा है कि ये सब चीज़ें हुई हैं? चाहे अननोन गनमैन की बात कर लीजिए, उसके लिए भी प्रोपेगेंडा कहते हैं। दाऊद की बात करो तो भी कहते हैं कि झूठ बोल रहे हो। अगर दाऊद से रिलेटेड जो हमारे देश में होता है, हुआ है भारत में, उसको भी कहते हैं कि सब झूठ बोल रहे हो। एक तरीके से इसके ऊपर सबके ऊपर पानी फेरा जाता है। तो आज हम बात करेंगे मनीष पचौरी जी से, जो हमें बताएंगे कि अंडरवर्ल्ड है क्या, वो हमारे देश में कितना एग्जिस्ट करता है, क्या करता था, कि अब भी करता है, और इसका किस किस के ऊपर क्या इन्फ्लुएंस रहा है। नमस्कार मनीष जी। नमस्कार। तो मनीष जी, आपको तो जिससे भी मैंने बात की, उन्होंने कहा अगर अंडरवर्ल्ड की बात करनी है तो मनीष जी इज द राइट पर्सन। तो मनीष जी, आप हमें बताइए कि अंडरवर्ल्ड क्या सच्ची में महाराष्ट्र में कि मुंबई में ही एग्जिस्ट करता था? देखिए, अंडरवर्ल्ड तो हमेशा से सालों सालों से मुंबई में एग्जिस्ट करता था। जी। इनफैक्ट मुंबई को अंडरवर्ल्ड की कैपिटल कहा गया था एक जमाने में। सो हम्म। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुंबई में ऑपरेट करता था। मुंबई में बेस्ड होते थे अंडरवर्ल्ड के जो भी सरगना या माफिया होते थे, लेकिन वो ऑपरेट करते थे ऑल ओवर इंडिया लेवल पे ऑपरेट करते थे। तो अंडरवर्ल्ड की तो शुरुआत ऐसे देखा जाए तो मुंबई में 1940 से ही हो चुकी थी। बहुत बड़े लेवल पे नहीं हुई थी, पर फिर भी चालू हो गई थी। करीम लाला वगैरह जैसे उन्होंने अपना अंडरवर्ल्ड का कारोबार शुरू कर दिया था। 1960 से अंडरवर्ल्ड पीक पे आ गया था। तो उस समय करीम लाला होते थे, हाजी मस्तान होते थे, वरदराजन मुदलियार होते थे। ये सब बहुत बड़े नाम थे उस समय अंडरवर्ल्ड, और स्मगलिंग में खासकर उनका गोल्ड स्मगलिंग वगैरह में बहुत बड़ा हाथ रहता था। तो 60s में अंडरवर्ल्ड पनपना शुरू हो गया मुंबई में, और ये तीन उसके काफी बड़े सरगना होते थे उस समय। कौन तो ये इनको किसी ने रोका नहीं, बढ़ते ही गए ये लोग। देखिए, रोकना, अगर ये रुक जाते तो आज शायद अंडरवर्ल्ड इतना आगे बढ़ा नहीं होता था। रुक जाते तो वर्ल्ड में टेररिज्म नहीं होता। तो हर जगह आपको रोकना आसान भी नहीं होता है। कई जगह कई बार ये भी होता है कि सिस्टम के कुछ लोग भी मिले हुए होते हैं। कई बार होता है जेल जाते हैं, बाहर आ जाते हैं, अपने आप को सफेद पोश कई लेवल पे दिखा देते कि आपको उनको पकड़ना मुश्किल हो जाता है। तो रोकने की तो कोशिश हमेशा से अंडरवर्ल्ड को होती ही रही है, भले ही वो बहुत सीरियस लेवल पे हुई नहीं हुई, ये तो दैट्स पार्ट ऑफ द हिस्ट्री एक्चुअली। सो लेकिन पूरी तरह से रोका जाता तो आज शायद अंडरवर्ल्ड इतना आगे नहीं बढ़ा होता। अच्छा मनीष जी, आप मुझे बताइए अंडरवर्ल्ड का बॉलीवुड से क्या क्या कनेक्शन था। मैं आज इसके ऊपर क्योंकि मेरे को था मैं आपसे बात करूंगी, तो आज मैं इसके ऊपर रिसर्च करने गई, तो मैंने इतनी, बाप रे, मेरे को कौन सा एक्टर नहीं था, सलमान खान, अनिल कपूर, मंदाकिनी, ममता कुलकर्णी, प्रीति जिंटा, मतलब जिसका भी नाम लो वो इनके साथ कनेक्शन में था। या डर के था, या जितेंद्र हो गए, तो ये सब हो गए, या डर के थे, या कि दे ऑल्सो वर एंजॉइंग की उनके पास वो उस इनके कारण वो भी इतने पावरफुल हो जाते हैं। बॉलीवुड और इनका क्या कनेक्शन रहा है? देखिए, बॉलीवुड का कनेक्शन जो आप नाम ले रहे हैं सिर्फ उस समय से नहीं था अंडरवर्ल्ड के साथ। बॉलीवुड का कनेक्शन तो जैसे मैंने कहा कि हाजी मस्तान वगैरह के समय से ही था। एक बहुत जी। बड़े अपने जमाने के सुपरस्टार होते थे, हम जैसे बोलते हैं एक्टर ऑफ यस्टर ईयर, पुराने जमाने के। उनकी दोस्ती हाजी मस्तान के साथ बहुत मशहूर थी। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, वो दिवंगत हो चुके हैं, पर वो हम्म। दोस्ती थी उनका, कोई उसमें पार्ट नहीं था, दोस्ती थी। और स्टेज पे भी दिखे गए थे वो साथ में कई बार। तो उस जमाने से हाजी मस्तान खुद को फिल्म इंडस्ट्री में बहुत इंटरेस्ट था। सो उस जमाने से बॉलीवुड में अंडरवर्ल्ड का इंटरेस्ट चलता आ रहा है। और ये बड़ा जब बहुत ज्यादा बड़ा, खासकर जो एक्सटॉर्शन वगैरह का और किलिंग वगैरह का दौर आया, वो आया जब से दाऊद इब्राहिम की सुप्रीमेसी अंडरवर्ल्ड में हो गई। अब दाऊद इब्राहिम की सुप्रीमेसी भी ऐसे हुई कि 1975 में इमरजेंसी डिक्लेयर हुई थी इंडिया में। सो इमरजेंसी के दौरान बहुत सारे हिस्ट्री शीटर जिनके ऊपर केसेस थे उनको भी पकड़ के जेल में डाल दिया गया। साल दो साल के लिए आई थी। तो उस समय ये सब जो पुराने अंडरवर्ल्ड के डॉन्स थे उनके ऊपर केसेस थे काफी, तो वो सबको जेल में डाल दिया गया था। अब वो उस समय दाऊद एक बहुत छोटा मोटा क्रिमिनल हुआ करता था, बड़े लेवल पे ऑपरेट नहीं करता था। तो जब ये सारे चले गए जेल में, तो दाऊद को एक खुला मैदान मिल गया। उसके ऊपर उस समय केसेस नहीं थे, इसके लिए उसको अरेस्ट नहीं किया गया। तो उसको एक खुला मैदान मिल गया, उसने अपना
अंडरवर्ल्ड का धंधा जमाना और जोर से चालू कर दिया और कुछ समय में वो एक बड़ा अंडरवर्ल्ड सरगना बन गया। धीरे धीरे करके 80s में उसने अपने आप को बहुत बड़े तौर पे एस्टेब्लिश कर दिया। जब तक ये लोग 2 साल में बाहर आए तो उन्होंने भी देखा कि ये तो पूरा सिनेरियो ही बदल चुका था। दाऊद अब कंट्रोल करने लगा था और 80s में तो दाऊद बहुत बड़े लेवल पे एक ऑपरेट करने लगा था। तो 86 में तो दुबई भी जाके तो सिर्फ इंडिया में ही नहीं, वो मुंबई में ही नहीं, मुंबई, इंडिया, इंडियन सब कॉन्टिनेंट, गल्फ, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, उस वहां तक भी उसकी पहुंच जा चुकी थी। और अब उसने काम भी डिवाइड करना चालू कर दिया। जैसे छोटा शकील कई बिल्डर्स या कहीं इससे एक्सटॉर्शन करता था, उसका एक और दूसरा राइट हैंड लेफ्ट हैंड मैन बोलिए अबू सलीम हुआ करता था, जिसकी एक्सपर्टीज आप कही है तो अंडरवर्ल्ड में थी। उसका अंडरवर्ल्ड में काफी खौफ था। तो वहां से अंडरवर्ल्ड में दाऊद की दखल अंदाजी, थ्रेट और एक्सटॉर्शन चालू हुआ। फिल्म इंडस्ट्री में फिल्मों में कुछ लोगों के साथ पैसा डालना भी चालू हुआ। प्रोडक्शन में वो पैसा डालता था। कुछ कुछ फिल्मों में तो अपने अबू सलीम ने अपने कहे हुए एक्ट्रेसेस को काम दिलवाया, अपने कहे हुए एक्टर्स को काम दिलवाया। तो इस तरह से तो उन्होंने पूरी जकड़ बना ली थी फिल्म इंडस्ट्री पे। काफी हद तक डर से, बिजनेस से, हर तरीके से जकड़ लिया था बॉलीवुड को। क्रिकेट में क्रिकेट बेटिंग ये तो इसके एक जैसे स्मगलिंग था, नारकोटिक्स था, एक्सटॉर्शन था, इस तरह से क्रिकेट बेटिंग में तो बहुत बड़ा आज भी है। वो तो उस समय नहीं, आज भी है। क्रिकेट बेटिंग में दाऊद का बहुत बड़ा हाथ है और एक तरह से कहा जाए तो उसका खौफ भी बहुत है। मेरे कुछ सोर्सेज बताते हैं कि अगर आप बुकीज का पैसा दाऊद की तरफ फंस गया तो वो लेने की हिम्मत नहीं करते। कई बार उनको सेटलमेंट करना पड़ता है कि ठीक है जाने दो पैसा, ये नहीं तो क्या पता कब गोली पड़ जाए। लेकिन अगर इनका देना बनता है तो वो इमीडिएटली, जैसे ही वो इनकी सेटलमेंट डेट होती है, किसी भी चीज हो, मैच हो या चुनाव हो या किसी और स्पोर्ट्स का बेटिंग हो, जैसे ही वो सेटलमेंट की डेट आती है इमीडिएटली सेटलमेंट करना होता है। तो दाऊद का तो आज भी बेटिंग में तो बहुत बड़ा हाथ है आज की तारीख में। और ये हम बहुत देखते आए कि जब क्रिकेट दुबई में बहुत होता था, क्रिकेट शारजाह में जब मैच होते तो हम देखते हैं कि राज कपूर, तो ये मंदाकिनी, अंजू महेंद्रू, मतलब ये सारे जितने ये सारे एक्टर्स थे, ये सारे उन्हीं के साथ बैठ के, दाऊद के साथ, अनिल कपूर, ये पूरी कपूर फैमिली दाऊद के साथ ही बैठ के मैच देख रही होती थी। तो क्या ये डर के मारे करते थे कि देवर ऑलरेडी पार्टी विद दाऊद के साथ, उनका अपना रिश्ता था, अपना अलग अलग रिश्ता बनाए हुए थे? नहीं, जो नाम आपने लिए है उसमें खुद के खुशी से उनका कोई दाऊद के साथ रिश्ता नहीं था। दाऊद का डर बहुत था। आपने ये भी सुना होगा, एक समय उसने गोविंदा को बुलाया था एक किसी पार्टी में और उसको काफी देर नचवाया था वहां पे। डर के मारे वो नाचा भी था। तो ये सब डर के मारे करते थे उस समय, क्योंकि उसका टेरर इतना था दाऊद का, उसको ना बोलने की हिम्मत बॉलीवुड में कोई करता नहीं था। सो जो आप कह रहे हैं कि मैचेस वगैरह अगर वो बुलाएगा तो उनको जाना ही पड़ेगा, उनको बैठ के उनके साथ मैच देखना ही पड़ेगा। और वो 86 से जब से दुबई गया, बॉब ब्लास्ट के होने तक वो दुबई में फ्रीली ऑपरेट करता था। उसको यहाँ लाना भी मुश्किल था, लेके भी नहीं आ पाई थी इंडियन गवर्नमेंट। तो वो दुबई में बैठ के अपना फ्रीली अपना धंधा चलाता था। ये 1993 का जो ब्लास्ट हुआ था बॉम्बे में, मुंबई में, स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर, उसमें दाऊद इब्राहिम का हाथ था? 100% दाऊद इब्राहिम का ही हाथ था। टाइगर मेमन जो दाऊद इब्राहिम का आदमी था, तो दाऊद इब्राहिम अभी भी उसमें वांटेड फ्यूजिटिव है। तो उसकी पूरी प्लानिंग थी। वो टाइगर मेमन और उसका भाई, टाइगर मेमन का भाई, उन्होंने मिलके पूरी प्लानिंग की थी, मीटिंग्स भी की थी, दुबई में भी मीटिंग्स हुई थी। सो वो सारे पूरे प्लानिंग दाऊद के अंडर ही हुई थी। और बहुत बड़ा एक सिर्फ स्टॉक एक्सचेंज नहीं, काफी जगह पे ब्लास्ट हुए थे वो। नहीं, और कहते हैं कि जैसे शरद पवार जी की, मैं एक कोई इंटरव्यू ले रहा था उनका, तो वो बोल रहे थे कि मैंने 1993 में एक और ब्लास्ट करवाया, मुस्लिम एरिया में भी कराया, नहीं तो हमेशा शक रहता कि सिर्फ हिंदूज को मारा गया है। तो ये पॉलिटिशियंस इन्वॉल्व है ना इन अंडरवर्ल्ड डॉन्स के साथ? एलिगेशंस तो कई बार लग चुके हैं पॉलिटिकल और अंडरवर्ल्ड पॉलिटिशियंस और अंडरवर्ल्ड लिंक के, लेकिन एस्टेब्लिश कभी प्रूव नहीं नहीं हुए हुआ है। हैं। अब प्रूव नहीं हुआ है। अब आज तक ऐसा देखा जाए तो कोई बड़ा पॉलिटिशियन कोई कन्विक्ट हुआ भी नहीं है कि अंडरवर्ल्ड लिंक के कारण कन्विक्शन हुआ हो उसको। सो इस तरह से कहना विल बी स्ट्रेचिंग टू फार, एंड एक एलिगेशन ही रहेगा वो जो जमाने से चलता आ रहा है। कुछ नाम निकले हैं कि जिनका कहा जा रहा है कि उनका दाऊद के साथ लिंक था। ऐसा तो आप देखा जाए तो पॉलिटिक्स में तो ऐसा भी कहा गया है, किसी ने कहा था कि अगर उनके पास दाऊद है तो हमारे पास गवली है। सो मुस्लिम डॉन और हिंदू डॉन, तो उसको भी एक रिलीजन पे डिवाइड
हुआ था एक ज़माने में। सो उसमें भी पॉलिटिकल एक एंगल था, पर कहीं अभी आज तक कोई बड़ा लीडर कन्विक्ट नहीं हुआ है या किसी ने एस्टेब्लिश किया कि हाँ, इसका लिंक था किसी के साथ। अच्छा, जब इनकी मंदाकिनी के साथ शादी हुई होगी, दाऊद की जब शादी हुई थी मंदाकिनी के साथ, तो आपको लगता है फोर्सफुली हुई होगी कि शी दे वुड हैव रियली फॉलन इन लव एंड वो करके, कि वो जबरदस्ती शादी लग रही है आपको? नहीं, मंदाकिनी तो काफ़ी साल उसके साथ रही भी थी। तो और कहीं पे भी जहाँ तक मेरा नॉलेज है, इस तरह से नहीं आया कि मंदाकिनी को ज़बरदस्ती उठाकर ले गया होगा वो। तो कोई पार्टी में मिला था शायद, उसको पसंद आ गई और उसने वहाँ पे वो कहा कि उसको शादी करना है मंदाकिनी से। आई थिंक दैट वाज़ द बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी एंड वो उसके साथ रही भी है काफ़ी साल। तो आई डोंट थिंक कि वो कोई बहुत ज़बरदस्ती रही है। लेकिन बहुत साल के बाद अब वापस आ गई है वो यहाँ पे। अब तो इंडिया में ही रह रही है वो। अच्छा, और ये जो जैसे मैं ये हाजी मस्तान की मूवी देख रही थी, वो कौन सी, वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई, वो हाजी मस्तान पे बनी है, तो उसमें बता रहे कि वो बॉलीवुड की एक्ट्रेस के साथ ही वाज इन्वॉल्व विद बॉलीवुड एक्ट, तो उनका भी बॉलीवुड एक्ट्रेसेस के साथ वो रिलेशन था बहुत ज्यादा? था। उनका था, एक बहुत पुरानी एक्ट्रेस थी, उनके साथ भी उनका ये जो आप कह रहे हैं एक अफेयर की बात चली थी। तो हाजी मस्तान का जैसे मैंने शुरू में भी कहा है, उसका एक बहुत बड़े एक सुपरस्टार के साथ अच्छी दोस्ती थी और ये एक्ट्रेस के साथ एक अफेयर का चला था बीच में कि उसके साथ अफेयर था। तो हाजी मस्तान वाज ऑलवेज इंटरेस्टेड इन बॉलीवुड, उनका बॉलीवुड में बहुत बड़ा इंटरेस्ट दिखता था। दाऊद के जाने के बाद भी अबू सलीम तो अबू सलेम वो तो मुंबई में थे ना, दाऊद के जाने के बाद भी? दाऊद जब दुबई शिफ्ट हुआ तो उस समय उसके जैसे छोटा शकील हो गया, छोटा राजन उस समय दाऊद के साथ काम करता था 86, और उसके बाद 93 में ही अलग हुआ था वो बॉम्ब ब्लास्ट के टाइम। सो तब तक मुंबई में रह के छोटा शकील और छोटा राजन दाऊद का पूरा बिजनेस जो अंडरवर्ल्ड की एक्टिविटी है वो मुंबई में रह के देखते थे और दाऊद दुबई में रह के उसको ओवरसी कर। पर अब तो इवन प्रीति जिंटा को, आई रिमेम्बर प्रीति जिंटा को भी धमकी मिली थी, पर उसने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया था। ये सब क्या था, ये इंसिडेंट क्या था? एक फिल्म आई थी, आपको ध्यान होगा, चोरी चोरी चुपके चुपके, जी 2001 में बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी बन के आई थी वो। जी जी जी, तो हाँ। उस समय उसमें एलिगेशन था कि उसमें अंडरवर्ल्ड का पैसा लगा हुआ है, छोटा शकील का पैसा लगा हुआ है। उसका हाँ जो हाँ हाँ। प्रोड्यूसर था वो एलिगेशन था कि नाजिम रिजवी की छोटा शकील के साथ रिलेशन था और उसका पैसा लगाया था। नाजिम रिजवी ने भरत शाह को एज फाइनेंसर भी इन्वॉल्व किया था। भरत शाह का नाम तो आपने सुना होगा, डायमंड जी 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 जी, मर्चेंट, हाँ। मर्चेंट और प्लस फाइनेंसर, फिल्म फाइनेंसर है, बड़े फिल्म फाइनेंसर। तो उनका नाम भी आया था कि उन्होंने एक इस फिल्म में पैसा डाला जिसमें अंडरवर्ल्ड का इन्वॉल्वमेंट था और उन्होंने नाजिम रिजवी और छोटा शकील के बीच जो रिलेशन था वो उनको मालूम होते हुए भी उन्होंने बताया नहीं पुलिस को। सो वो फिल्म के दौरान जब ये सामने आया अंडरवर्ल्ड का लिंक, तो नाजिम रिजवी, भरत शाह दोनों को अरेस्ट भी हुआ था और कन्विक्ट भी किया था दोनों को। भरत शाह को 1 साल की सजा हुई थी, लेकिन क्योंकि वो ऑलरेडी 14 महीना जेल में निकाल चुके थे तो वो इमीडिएटली जैसे ही सजा हुई इमीडिएटली बाहर आ गए, क्योंकि 1 साल तो उन्होंने एज अंडर ट्रायल जेल में गुजारा था। सो वो एक बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ था जिसमें बॉलीवुड और अंडरवर्ल्ड नेक्सस एकदम से उभर कर सामने आया था। आप मुझे कोई ऐसी चीज बताइए जो मतलब बहुत सनसनी सी हो, कि जो इतने लोगों को पता नहीं है पर वो हुई थी। देखिए, जब बॉलीवुड चलता 2001 के बाद बॉलीवुड सॉरी अंडरवर्ल्ड का एक कंट्रोल मुंबई पे खत्म हो गया था। वो एक मुंबई पुलिस की मुहिम थी। डी शिवानंदन एज जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस क्राइम मुंबई में आए थे। उनको मिड 1998 में लाया था और उन्होंने एक ठान के रखा था कि अब मैं अंडरवर्ल्ड को खत्म करूंगा, जो कि उन्होंने अगले 3 साल में सक्सेसफुल भी हो गए थे वो। सो उन्होंने लेकिन उस दौरान उनके आने के पहले भी जो भी एक्टिविटी होती थी सबको ही मालूम था अंडरवर्ल्ड की एक्टिविटी होती थी। इस तरह से अंडरवर्ल्ड का खौफ था कि अब बॉलीवुड छोड़िए, एक छोटे छोटे बिजनेसमैन को भी एक्सटॉर्शन थ्रेट्स आते थे उस समय। आपने 1980s में मारुति 800 लॉन्च हुई थी, आई थिंक 83 वगैरह कब में। सो उस समय ऐसा था कि अगर किसी ने कार खरीद ली डाउन पेमेंट देकर, डायरेक्ट पेमेंट देकर, अगर मारुति 800 खरीद ली, उसको एक्सटॉर्शन थ्रेट आ जाता था कि तुमने गाड़ी में इतना पैसा डाला है, अब इतना लाख हमको भी दो। तुम आपने एक अपने घर में एक बड़ी लेविश शादी कर ली, अपने बेटा या बेटी की या भाई की एक शादी कर ली जो कि बहुत बड़े लेवल पे कर ली आपने उसको ताम झाम के साथ, और तो वो शादी होते
ही आपको फ़ोन आ जाता था कि अब तुमने शादी में इतना खर्चा किया है, अब हमको भी इतना पैसा दो, नहीं तो हम तुमको गोली मार देंगे। सो इतना डर था कि कई लोगों ने बड़ी-बड़ी शादियाँ करना बंद कर दी थी उस समय। ये बात मैं कह रहा हूँ, ये 90s में तो बहुत ज़्यादा हुआ था। तो बड़ी-बड़ी शादियाँ नहीं होती थी। लोग लो लेवल पे ही लो बजट में अपने घरों में शादियाँ कर लेते थे। गाड़ी खरीदने में लोग डरते थे। कहीं भी एक एक्सेस पैसा दिखाने में कि जहाँ पे दिख जाए कि भई मैं इतना पैसा खर्च हुँ, कर रहा हूँ, उसमें डरते थे। सो वो एक दौर था कि बहुत ही खौफनाक और दौर था जब इतना डर बैठा था। हालाँकि अगर आप जो कह रहे हैं कि ऐसी सनसनी चीज़ जो नहीं मालूम है, अंडरवर्ल्ड हमेशा से एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट रहा है यहाँ पर लोगों को पढ़ने में, देखने में। सो मैक्सिमम चीज़ें जो आप देखेंगे तो वो तो अवेलेबल होगी ही। आज इंटरनेट भी इतना है कि आप सर्च मारिए, आपको बहुत सारी चीज़ें इंटरनेट पर मिल जाती है। हाँ, लेकिन एक चीज़ है जो जेन ज़ी है, जैसे हम कहते हुँ, हैं, हाँ, अभी आज की जनरेशन या उनके बाद जेन अल्फा अब आ रही हाँ, है, हाँ, उनको नहीं मालूम वो दौर जो मुंबई ने हाँ, देखा है, खासकर मुंबई ने। होता तो पूरे इंडिया वाइड ये लोग एक्टिविटी करते थे, बट मुंबई वाज़ द मेन हब ऑफ द अंडरवर्ल्ड पीपल। सो उनको नहीं मालूम होगा कि ये जो स्ट्रीट पे किलिंग होती थी, स्ट्रीट पे गन फाइट्स हो जाती थी, चलते-चलते आप गोली मार देते हाँ, थे ये लोगों को। जी, हालत यहाँ तक थी कि शूटर्स इनको अपने लोगों को भी नहीं भेजना पड़ता था कि अपने लिए जैसे बड़ा ट्रेन कर रहे हैं, ये तो 5-5 हज़ार रुपए में इनको शूटर्स मिल जाते थे। 5,000 रुपए में कोई भी आदमी तैयार हो जाता था जो कि गरीब होता था, अनएम्प्लॉयड होता था। उसको खाली वो लोग बता देते थे, एक पिस्टल दे देते थे या रिवॉल्वर दे देते थे कि ठीक है, इसको ऐसे करना है, इसका ट्रिगर ऐसे चलाना है और बस काम हो गया। और उनको ना निशाने की प्रैक्टिस होती थी, वो सिर्फ अपने बाइक उनको मिल जाती थी, बाइक पे जाते हुँ, थे 2 लोग और जाते थे और जो टारगेट है उसके पास में जाके शूट कर देते थे। सो हालत तो यहाँ तक थी कि 5-5 हज़ार में लोग उनको शूटर मिल जाते हैं। तो अंडरवर्ल्ड तो बुरी तरह पनप ही रहा था, लेकिन वो चीज़ अब आजकल की जनरेशन ने देखी नहीं है मुंबई में। तो हुँ, हमने देखा है, जैसे सबसे बड़ा मर्डर केस अगर मैं बात करना चाहूँ, जो कि मतलब पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री को हिला दिया था। आपने हुँ, भी सुना पढ़ा होगा हुँ, हुँ। ब गुलशन कुमार मर्डर केस। हाँ, वही पूछना था मुझे, हाँ। हाँ, गुलशन कुमार मर्डर केस एक अंडरवर्ल्ड के लिए एक बॉलीवुड पे जैसे एक पूरा शिकंजा कस दिया था उसने। एंड द वे ही वाज शॉट डेड, द इन द ब्रूटल वे ही वाज शॉट डेड, वो डरा दिया था सबको। सो वो गए थे अपना पूजा, काफी रिलीजियस हाँ, व्यक्ति हाँ। होते थे वो, तो वो हुँ, पूजा करने गए थे एक शंकर जी के मंदिर में अंधेरी वेस्ट में। तो पूजा करके आ रहे थे, उतने में एक आदमी आया उनके पास और जो शूटर था उसने कहा बहुत पूजा कर लिया, अब ऊपर जाकर पूजा करना, और उनके ऊपर गोली चला दी उसने। तो इनको लगी गोली, लेकिन वो भागे, फिर भी अपनी जान बचाने के लिए भागे और ये पीछे भागते भागते उनके ऊपर गोली चलाई। काफी जगह उन्होंने कोशिश की, दरवाजे खटखटाए वहां पे जो आसपास के कि लोग खोलते, लेकिन हुँ, गोली की आवाज सुन के उस समय तो वैसे भी फिर? अंडरवर्ल्ड का खौफ तो था, किसी ने दरवाजा खोला नहीं। तो वो भागते भागते, और ये लोग ने, जो शूटर्स है उन्होंने गोलियां दागी, लगभग मेरे हिसाब से 16 गोली मारी थी उनको। सो और वो जहाँ पे गिरे पड़े थे वहां पे पूरी जगह खून ही खून, जो आप अब फिल्मों में देखते हैं वो रियल सीन था। हम लोग भी गए थे कवर करने। सो मतलब एक बहुत ही खौफनाक माहौल था वो। और हुँ, उसके बाद अबू सलेम, जो बॉलीवुड इंडस्ट्री में अपनी एक पकड़ बैठाना चाह रहा था, हुँ। ऑलरेडी थी, उसका कंट्रोल तो कुछ हद तक था ही, पर वो चाह रहा था और शिकंजा कस जाए। उसके बाद से तो इतना डर बैठ गया कि उसका एक फ़ोन कॉल काम कर जाता था बॉलीवुड। एंड गुलशन कुमार के कारण बहुत ज़्यादा जो सनातन धर्म था उसका बहुत प्रचार हो रहा था, बहुत ज़्यादा भजन बहुत आ रहे थे मूवीज़ में, कैसेट्स बहुत बन रहे थे, सिंगर सारे बहुत भजन वगैरह गा रहे थे और सडनली मैंने देखा जब गुलशन कुमार जी का देहांत हुआ, मैंने उसके बाद देखा एक सडनली एक फेज़ आया, उसके बाद हर चीज़ में मौला, अल्लाह, सूफी म्यूज़िक एकदम ही ऐसे इतना बड़ा जंप आया ना, तो मेरे को लगता है कहीं न कहीं गुलशन कुमार जी को इसलिए भी मारा होगा कि नहीं, 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 वो नहीं, 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 वो रीज़न नहीं था। पर जो आपने कहा कि एक, पहले मैं आपके पहले सवाल पे जाऊँगा कि गुलशन कुमार जी के समय में बहुत फ़िल्मों में भजन वगैरह आते थे। तो गुलशन कुमार जी रिलीजियस व्यक्ति थे। सो उनका दिल्ली में उनके फ़ादर का एक जूस का हाँ, रोड साइड स्टॉल होता था। हाँ, हाँ। तो उस उनके साथ काम करते थे। पर उनको म्यूज़िक का खुद को बहुत शौक था। तो वो एक अपने स्टॉल पे एक डबल डेक कैसेट प्लेयर आता है, जिसमें हाँ, आजकल हाँ, तो हाँ, कैसेट हाँ। प्लेयर का ज़माना नहीं है। 2 जी, जी। स्लॉट होते थे। तो हाँ, उसमें आप एक में कैसेट डाल के दूसरे में रिकॉर्डिंग भी कर सकते थे। तो जी। वो रखते थे और उस समय 150-200 रुपए में कैसेट्स आते थे
तो ये 20 रुपए में ओरिजिनल कैसेट की कॉपी बना लेते थे। तो जी, म्यूजिक हाँ। ओरिजिनल कैसेट का एक अपना एक सस्ता सा कैसेट लेके उसमें उसको कॉपी कर लिया, जो हम आजकल डाउनलोड कहते हैं, ये उस जमाने जी, का जी, जी। डाउनलोड हुआ करता था। तो वो हाँ। करके 20-20 रुपए में, अब बहुत सारे लोग होते थे जो 150 रुपए में कैसेट अफोर्ड नहीं कर पाते थे, तो हुँ, उनका बिजनेस वहां से चलना चालू हो गया कि लोगों को 20 रुपए हुँ। में कैसेट मिल रहे हैं, वही जी। सॉन्ग्स मिल रहे हैं जो 150 रुपए की कैसेट में मिल रहे हैं। धीरे धीरे चला, इनका इंटरेस्ट भी बढ़ता गया, सो इन्होंने उस बिजनेस को काफी बड़ा बना लिया। फिर बनाने के बाद उन्होंने एक क्या किया कि एक अपना झनकार बीट्स भी डालना चालू कर दिया म्यूजिक में। सो हुँ। और फिल्मों के गाने जैसे मोहम्मद रफी हो गया, किशोर कुमार हो गया, लता जी, आशा जी, तो उनके जो हिट गाने होते थे वो गाने जो दूसरे सिंगर से गवाना चालू कर दिया, और वही गाने और उसमें थोड़ी हाँ। झनकार बीट्स डाल देते थे। जी, तो जी, जी। वो बहुत चल गया। हालांकि उनके ऊपर केस भी हुआ था, लेकिन वो इंडस्ट्री के लोग केस हार गए थे कि कोर्ट ने माना नहीं, क्योंकि उसमें कोई और गा रहा है, झनकार बीट से थोड़ा वेरिएशन है, तो उस समय के जो कॉपीराइट एक्ट में केस इनके ऊपर सक्सेसफुल नहीं हुआ था। हुँ। तो वो काफी चलने लगा। तो अब क्योंकि ये रिलीजियस थे, माँ वैष्णो देवी के बहुत बड़े भक्त थे, सो वहाँ पे आपने सुना भी होगा, भंडारा भी बहुत चलाते थे। सो उन्होंने एक भजन भी लाना चालू कर दिया, और वो भजन जो इनके चले, आप देखते होंगे एक जमाने में टी सीरीज, भजन के लिए टी सीरीज ही जाना जाता था, टी जाना सीरीज के जाता है। कैसेट से आपको मिलते थे। जी। इनफैक्ट मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब इनको जो आप कह रहे हैं कि गुलशन कुमार को मारा गया बिकॉज ये रिलीजियस थे या भजन हुँ। वगैरह में ज्यादा करते थे, तो ऐसा नहीं था। पहले तो इनको एक्सटॉर्शन थ्रेट्स आया था। इनको मारा था मेरे ख्याल से 12 अच्छा। अगस्त 1997 में। तो इनको एक एक्सटॉर्शन थ्रेट आया 5 अगस्त को, और दूसरा आया 9 अगस्त को आई थिंक। तो उसमें कहा उनको कि आप 10 करोड़ रुपए दो, नहीं तो हम आपको मार देंगे। तो इनका जवाब क्या था आपको मालूम है? इन्होंने कहा कि 10 करोड़ में तुमको देने के बदले मैं उसका तो भंडारा कर दूंगा, मैं लोगों को खाना खिला दूंगा उतने पैसे में, तो काफी लोगों। सो नहीं किया। तो इन्होंने फिर अबू सलेम ने कहा कि इसको गोली मार दीजिए, मार दो अपने लोगों का, कि इसको मारना होगा। सो 12 तारीख को जो इसका मर्डर, जैसे मैंने आपको बताया, उनका मर्डर हुआ। अब उसमें उस समय आया था, नदीम का नाम भी आया था, नदीम सैफी। हाँ, नदीम श्रवण, हाँ। आपने सुना होगा नदीम हुँ। श्रवण। नदीम श्रवण तो जोड़ी हुआ करती थी, श्रवण हाँ, का नाम अच्छा, नहीं आया नदीम था। का था, हाँ, लंदन में, नदीम लंदन नदीम भाग गया ना? नदीम हाँ। सैफी, हाँ, वो तो कुछ दिन पहले ही लंदन चला गया था। अब उसमें एलिगेशंस ऐसे लगे थे कि इनके बीच कोई पर्सनल राइवलरी हुई थी, और नदीम को ऐसा लगता था कि ये गुलशन कुमार उनको प्रमोट नहीं कर रहे हैं, और एक कोई एल्बम निकला था, वो एल्बम फ्लॉप हुआ था, तो उसको लेके बहुत बड़ा दोनों के बीच में डिस्प्यूट हो गया था। ओके, और इन ओके। सब के चलते इस बिजनेस, इस राइवलरी के चलते, राइवलरी भी नहीं कि उसका एक मानना था कि ये मुझे प्रमोट नहीं कर रहे हैं मेनली। सो उसमें ऐसा एलिगेशन था कि नदीम ने मदद ली कि इसको मारने के लिए, गुलशन कुमार के ऊपर अटैक कराने के लिए, वो एक कॉन्स्पिरेटर के रूप में सामने आए थे। हाँ, तो उसके बाद लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ने भी कोशिश किया, क्योंकि लंदन चले गए थे एक्स्ट्राडिशन के लिए, वहाँ पे नहीं हुआ, इंडियन हाँ। गवर्नमेंट केस हार गई थी। यहाँ पे भी एक लोअर कोर्ट में भी, सेशंस कोर्ट में एक उनको एक्विट कर दिया गया, क्योंकि जो शूटर थे या जो कॉन्स्पिरेटर थे, उन्होंने जिन्होंने पहले नदीम का नाम लिया था, बाद में उन्होंने कह दिया कि मैं, उसने कह दिया कि मैं जानता ही नहीं हूँ नदीम को। सो ये हुँ। सब जो होस्टाइल हो गए थे विटनेसेस, तो जी, जी, एक्विट जी। कर दिया था नदीम को। पर जहां तक मेरा मानना है, आज भी वो वारंट फॉर्मली बंद नहीं किया गया, अरेस्ट वारंट। हाँ, तो इसके लिए नदीम बाहर ही रहता है, वहीं पे रहता है लंदन में, और लंदन दुबई के बीच ऑपरेट करता है। ऑपरेट म्यूजिक करते उन्होंने, हैं। श्रवण तो अब नहीं रहे, लेकिन श्रवण उनके साथ मिलके काफी म्यूजिक उन्होंने वहां म्यूज़िक, से ही हाँ। बैठ के दिया है। सो अभी भी वो लंदन से ऑपरेट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ नहीं आ रहे हैं। और हमेशा से उनका एक ही डिफेंस रहा है कि मुझे टारगेट किया जा रहा है, तो मेरा इन्वॉल्वमेंट नहीं है, मुझे टारगेट किया जा रहा है, ऐसे वो कदीम हमेशा ऐसे से कहते कह हैं। रहा है। हाँ, और वारंट ऐसा है। क्योंकि अभी भी कहा जा रहा है कि फॉर्मली विड्रॉ नहीं किया है, तो वो इंडिया में वापस नहीं आएगा, ऐसा वो कह रहे हैं। अच्छा, अब मैं, आपने बहुत समय दिया मुझे, एक और मेरे को बहुत ज़रूरी जो बात है, जो बिल्कुल मेरे को लगता है वो सबसे बड़ा मुद्दा है। अंडरवर्ल्ड के साथ पुलिस कितनी इन्वॉल्व थी महाराष्ट्र? मुंबई पुलिस स्पेशली, बहुत, मतलब मैंने बहुत अ, कहानियाँ सुनी हैं, पर अब वही बात है ना कि कहानियाँ सुनिए, कोई पकड़ा नहीं गया, कोई आज तक किसी को सज़ा नहीं हुई। पर ये पुलिस और अंडरवर्ल्ड का क्या कनेक्शन है? कोई नहीं पनप सकता बिना पुलिस की हेल्प पुलिस वाले पकड़े गए हैं, लेकिन वो फेक एनकाउंटर केसेस में पकड़े गए हैं, के। अंडरवर्ल्ड लिंक्स के कारण नहीं। जबकि
लेकिन जो आप कह रहे हैं 1990s में काफी ओपन ओपन था, इन सेंस हम जर्नलिस्ट के बीच तो हमको मालूम होता था कि कौन से एनकाउंटर स्पेशलिस्ट का किस गैंग के साथ एक अच्छा रिलेशन है। यहाँ तक कि अब मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा यहाँ पे, क्योंकि नहीं नहीं जैसे नहीं, आपने मत कहा कि लीजिए। कोई पकड़ा नहीं गया, कन्विक्ट हाँ नहीं किया, हाँ। पर उस समय ऐसा था कि जनरली हम पत्रकारों के बीच में ये चलता था कि बात चलती थी और मानना भी था, कई पुलिस वालों के बीच में भी ये मानना था कि अगर दाऊद के लोगों को एनकाउंटर करना है तो एक पर्टिकुलर एनकाउंटर स्पेशलिस्ट को बोला जाता था कि भाई तुमको इसको पकड़ना है, इसका एनकाउंटर करना है। वाह। अगर हाँ छोटा राजन के किसी आदमी को एनकाउंटर करना है या पकड़ना है या कुछ करना है तो वो दूसरे एनकाउंटर स्पेशलिस्ट को बोला जाता था कि तुम उसको पकड़ो। यहाँ तक कि ये भी होता था, ये भी सुनने में आया था, कुछ मैं नहीं कह रहा हूँ कि बहुत ज्यादा है, बहुत गिने चुने कुछ ऐसे भी होते थे जो एक गैंग से सुपारी लेके, जैसे कॉन्ट्रैक्ट को अंडरवर्ल्ड की भाषा में सुपारी कहा जाता है, एक गैंग से सुपारी लेके दूसरे गैंग के किसी शूटर का या आदमी का, किसी हेंचमैन का एनकाउंटर होता था। ये एलिगेशन भी लगे थे कि एक गैंग से पैसा लिया, दूसरे गैंग के आदमी को उन्होंने एनकाउंटर कर दिया। सो ये एलिगेशन तो चलते रहे उस जब तक अंडरवर्ल्ड यहाँ पे पीक पे रहा, ये एलिगेशन हमेशा ही चलते रहे। अभी अभी है अंडरवर्ल्ड? अब नहीं है। अब देखिए अंडरवर्ल्ड भी क्या हुआ, अंडरवर्ल्ड भी स्ट्रीमलाइन हो गया। जैसे मैंने कहा कि शिवानंदन जी को स्पेसिफिकली एज जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस क्राइम मुंबई में लाए थे स्पेसिफिकली। सो 98 से 2001 के बीच उन्होंने अंडरवर्ल्ड को ऑलमोस्ट फिनिश कर दिया था। उसके बाद भी आपने सुना होगा कहीं किलिंग नहीं हुई है। अब आप लॉरेंस बिश्नोई वगैरह नाम सुन रहे हैं हाँ वो तो हाँ। वगैरह, जो बाबा सिद्दीकी का भी शूटिंग हुआ है, पर उस हाँ बीच आपने सुना नहीं होगा कि कोई ऐसे अंडरवर्ल्ड शूटिंग हुई है या किसी में बड़ा अंडरवर्ल्ड गैंग वॉर हुआ है। सो अंडरवर्ल्ड नहीं है, और अंडरवर्ल्ड खुद भी स्ट्रीमलाइन हो गया है। अब पैसा भी अपना वो बिजनेस में डालने लगा है, जो वाइट बिजनेस में। अब उनका ज्यादा ध्यान, आप देखा जाए तो दाऊद तो पूरी तरह टेररिस्ट एक्टिविटी टेररिस्ट में है। ही इन्वॉल्व हो वो गया तो है, धुरंधर मूवी ड्रग्स। में दिखाया है। हाँ वो धुरंधर में दिखाया है, हाँ, तो वो जैसे तो वो इनवैलिड है। हाँ हाँ। बड़े साहब बोल के उसको ऐसा अधमरा सा दिखाया हुआ है। सो वो तो है, पाकिस्तान के में ही रहता है और वहीं से ऑपरेट करता है और उनके लिए टेरर एक्टिविटी में मदद करता है पूरी। सो बॉलीवुड भी अब पूरी तरह अलग हो गया। बॉलीवुड भी प्रॉपर एक बिजनेस के हिसाब से चलता है, एक हाँ इंडस्ट्री का कॉर्पोरेट स्टेटस मिल था। गया है बॉलीवुड। कॉर्पोरेट, जब से बॉलीवुड का इंडस्ट्री का स्टेटस मिला है, कॉर्पोरेट प्रॉपर कॉर्पोरेट फंडिंग आने लगी है, प्रोडक्शन बड़े बड़े कॉर्पोरेट फिल्म प्रोड्यूस कर रहे हैं। सो अंडरवर्ल्ड का तो अब बॉलीवुड में कुछ लेना देना नहीं रह गया है, और एटलीस्ट जो पहले के तरीके से चलता था उस तरीके से तो नहीं है। किसी का लिंक होगा होगा तो सामने भी नहीं आता। जैसे मैंने कहा कि अब सब, हर व्यक्ति ने अपने आप को स्ट्रीमलाइन करना चालू कर दिया, इवन बिजनेस स्ट्रीमलाइन हो गया है। पर फिर देखो, आपसे तो इतनी बातें करनी है, मुझे तो लग रहा है कि 30-40 मिनट भी कम है। इस बॉम्बे आऊंगी इस बार, आपको जरूर। मुझे अब ये बताइए, लोग कहते हैं धुरंधर एक प्रोपेगेंडा मूवी है। डू यू थिंक धुरंधर इज अ प्रोपेगेंडा मूवी? देखिए, मुझे समझ नहीं आता कि लोग क्यों एक प्रोपागेंडा मूवी में चले जाते हैं। इसके पहले भी मूवीज बनी है। एक मूवी में कहा गया था, माय नेम इज खान एंड आई एम नॉट अ टेररिस्ट। जी। सो क्या आप कहेंगे वो प्रोपागेंडा मूवी थी? मेरा तो एक कहना है कि आप एक फिल्म को फिल्म के हिसाब से देखिए, एंजॉय करिए। जो आज धुरंधर की सक्सेस बॉलीवुड को सब, इनफैक्ट बॉलीवुड के अंदर ही लोग उसको अपोज कर रहे हैं। और अब तक, हाँ धुरंधर के आने के पहले तक बॉलीवुड में ही ये रोना रोया जा रहा था कि फिल्म्स चलती नहीं है, फिल्म्स रिलीज होती है 2-4 दिन में ही पिट जाती है। हाँ, पैसे आ नहीं रहे हैं। अब उनका जो बिजनेस चलता है वो तो राइट्स वगैरह से चलता है, फिर ओटीटी प्लेटफॉर्म लेते हैं तो चल जाता है। पर आप मुझे बताइए, इससे पहले इतने बड़े लेवल पे कौन सी मूवी ने बिजनेस किया था? सो आप क्यों नहीं आप उसको एक सेलिब्रेट करते कि बॉलीवुड को किसी ने एक ऐसी मूवी दी है जो कि आज पीक में ले गया। एक जमाने में जब हम शोले की बात किया करते थे कि शोले जी। जो चली थी, आज धुरंधर आपको वो लेवल पे लेकर जा रही है। आज भी धुरंधर सक्सेसफुल हो रही है, इतने हफ्तों के बाद भी चल रही पैक है। जा रही है। तो इसमें प्रोपोगेंडा कहाँ है? अच्छा, प्रोपोगेंडा है, आपने दाऊद दिखाया है, दाऊद तो है। अच्छा, दाऊद की जो कंडीशन दिखाई है, ठीक है, वो तो ऊपर नीचे है, आगे पीछे है, उतना अधमरा नहीं है, लेकिन है, बीमार है, हार्ट का पेशेंट है, हाई डायबिटीज है। तो दाऊद है। रहमान बलोच था, ठीक है, टेररिज्म है। और टेररिज्म था। जो जितना टेररिज्म दिखाया है, क्या आप उसको डिनाई करेंगे कि टेररिज्म नहीं है? सही और कह रहे हैं। फिर वो जो उनका पाकिस्तान का जो उनका जो एसटीएफ वाला संजय दत्त जो रोल प्ले किए हाँ है, हाँ। वो खुद खुद थे है। वो। और हाँ। जो दिखाया है, नहीं अब तो नहीं है, वो जो दिखाया है वो उसी तरह ऑपरेट भी करते थे, लगभग उसी करते तरह। थे। तो रिसर्च भी बहुत अच्छी की है उसमें। मैं नहीं कहूंगा प्रोपोगेंडा है, तो आप क्यों, मुझे मालूम नहीं। आप जब आ जाता
लगता है कि जिसमें आप दिखाना चाह रहे हैं कि ये एक कहीं इंडिया के फेवर में चीजें दिखाती है आजकल, तो सो कॉल्ड लिबरल, मैं एक्चुअल लिबरल्स नहीं बोलूंगा, एक्चुअल हाँ, लिबरल्स आर बैलेंस, बट सो हाँ, कॉल्ड लिबरल्स कोर्ट में मैं कहूंगा वो हाँ, सबसे पहले ये राग अलापना चालू कर देते, हाँ, प्रोपोगेंडा ठीक, मूवी है। सही कह रहे हैं मैं आपका आपने। एक पॉडकास्ट भी देख रहा था हाँ, ये बिद्दी पे और हिजाब पे, तो हाँ, अब आप उसको क्या कहेंगे, मतलब कोई ऑब्जेक्शन लेगा तो प्रोपोगेंडा है। हाँ, एक बड़े कॉर्पोरेट उसमें अभी एक कन्वर्जन का ये चला है, उसमें भी अब लोग आ रहे हैं कि ये इसको प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। मतलब आप क्यों हर चीज में अपनी नाक डाल के उस चीज को प्रोपोगेंडा का रूप देना चाहते हैं? सही तो कह रहे मेरा हैं। नहीं मानना है कि प्रोपोगेंडा था, और जब लोगों ने अगर अप्रिशिएट की मूवी को, आज इतने लोग देखने जा रहे हैं, आप तो जबरदस्ती लेकर नहीं जा रहे हैं ना। आप हुँ, फेक, ऐसे भी एलिगेशन आए पिछले कुछ सुपरस्टार के बारे में कि वो हुँ, फेक टिकट्स बुक करके जी, 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 दिखाता जी, था जी। कि फुल हाउस दिखाता था, और वहां हुँ, पे लोग वीडियो भेजते थे कि सीट्स खाली पड़ी है, क्योंकि टिकट तो उनके लोगों ने बुक करके रख ली है। तो उस तरह तो नहीं हुआ है। आज भी आप थिएटर में जाइए, भरा हुआ पड़ा होता है थिएटर, तो लोगों को फिल्म पसंद आ रही है, लोगों को दोनों पार्ट पसंद आए, तो यू ऑल्सो एंजॉय इट, बॉलीवुड भी एंजॉय करें। बॉलीवुड में एक अच्छी फिल्म आई है, एक इंडस्ट्री है, बहुत लोग को रोजगार मिलता है, सही सही तो कह आज रहे हैं चल रही है इस तरह की फिल्में, और एक इंटरनेशनल लेवल पे भी मिली है, जो उसकी डायरेक्शन है, एक्शन है। तो जी, आई डोंट थिंक इट्स अ प्रोपेगेंडा मूवी, इट्स अ गुड मूवी, इट्स गुड मेड मूवी है। लाइक बहुत अच्छे से हाँ, इट्स अ बनाई गई मूवी है। एंड एंड ऑफ द डे इट्स अ इट्स अ मूवी। मूवी, हाँ, इट्स अ मूवी, आई एम नॉट आई एम नॉट अ क्रिटिक और मूवी रिव्यू करने जी, वाला, जी। बट मैंने भी एक जाके जाके देखी, एक जैसे मूवी के तौर पर देखी, उसके बाद दोनों मैंने एक देख लिया? आर्टिकल जरूर लिखा था। हाँ, मैंने दोनों दोनों? देखी, और वो, देखिए। हाँ, और वो देखने के बाद ही मुझे एक, एक्चुअली मैंने एक आर्टिकल लिखा था, एक मैं फ्रीलांस लिख देता हूँ, तो हुँ, एक आर्टिकल लिखा था दाऊद के एक प्रेजेंट कंडीशन के ऊपर, वो देख के ही मुझे एक आया आइडिया कि क्यों नहीं इस पे लिखा जाए, और जब हाँ, लिखा तो जैसे आप कह रहे हैं कि आपको एक इंक्विजिटिव ये था कि प्रोपोगेंडा है कि क्या, तो उस समय लोगों ने काफी मुझे मैसेज किए, फोन किया, अरे हमारा अगला सवाल यही था कि दाऊद वाकई ये हाल में है। तो वो मूवी देख के भी लोगों को बहुत सारे सवाल उठे थे कि वाकई में इस जी, तरह से होता है क्या, वाकई में रहमान बलोच था क्या, हाँ, वाकई में दाऊद ये हाल में है क्या। ये है क्या? तो एक बहुत सारे सवाल भी एक खड़े किए मूवी ने, लोगों ने सवाल खड़े होने, मतलब लोगों को मूवी पसंद आ रही है, लोग मूवी को सीरियसली देख रहे तब सवाल कर रहे हैं, तो आप कौन होते हैं मुझे अगर लोगों को पसंद आ रही है? इट्स अ हाँ, डेमोक्रेसी, आई लेट आई पीपल, नो, डिसाइड। लेट हाँ, पीपल गिव देयर रूलिंग ना। और मुझे अपना आर्टिकल ज़रूर भेजिएगा मुझे, मैं पढ़ना जी, चाहूँगी वो आर्टिकल, ये हाँ, जो दाऊद जरूर, के ऊपर लिखा है आपने। जी जी, अभी मैं बहुत-बहुत लिंक भेजता हूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।